हेलो एवरीवन, आई एम मयूर चौधरी, आपका अपना सोशल साइंस एडुकेटर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो एज यू ऑलरेडी नो, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं अपना चैप्टर 7 मतलब इलेक्शन। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। अब ये जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, ये एक्चुअल में किससे डील करने वाला है? सो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर होने वाला है। ठीक, अब हमें दो चैप्टर इकोनॉमिक्स के देख रहे हैं, उसमें से ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब यहां पर एक्चुअल में जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है, ये क्या होता है? तो ये एक्चुअल में सप्लाई डिमांड का जो कंसेप्ट है वो यहां पर हम देखने वाले हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उससे अनलिमिटेड वांट्स को, नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। सो ये सारी चीजें यहां हमें इस चैप्टर में देखनी है। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू में क्या क्या हम यहां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है। फिर हम बात करेंगे चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। अब हमारी चॉइसेस उन लिमिटेड रिसोर्सेस में से कैसे हम चूज करते हैं कि पहले किसकी नीड फुलफिल की जाए, या फिर हमारी कौन सी नीड को पहले फुलफिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ। ये जो इकोनॉमिक्स नाम की चीज है ये एक्चुअल में किससे डील करती है, इसे हम यहां पर समझने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम, मतलब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पर मिलने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड हाउ चॉइसेस आर मेड, मतलब कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, क्या होता है प्लान्ड इकोनॉमी, क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैसे यहां पर चॉइस जो है वो बनती है। सो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट यहां पर हमें समझने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हम यही देखते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज से हमने इस वर्ड को क्या करा है, डिराइव करा है। सिमिलरली उसी तरीके से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स जो है ये एक्चुअल में कहां से डिराइव किया गया? सो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। इसे क्या कहा जाता था ग्रीक लैंग्वेज में? इसे कहा जाता था ओक्यूनोमिया। ठीक है, ओकियोनोमिया जो है इसका मतलब क्या हुआ? तो इसे भी दो पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे, ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब आपके घर की जो चीजें हैं, और जो नेमियन है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना, दैट इज ओकियोनोमिया। ठीक है, अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना मतलब क्या? तो देखो हमारे घर में, ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उसके बाद में हमारे घर में क्या होता है, रेवेन्यू आता है, पैसा आ जाता है, ठीक है, मनी आता है। अब उसे यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक, उसका पूरा मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, हमारे लिए बुक्स कितनी आने वाली है, हमारे लिए नोटबुक्स कितने आने वाली है, हमें डाइट में क्या मिलने वाला है, हमारे नए कपड़े कैसे होने वाले हैं, हमें शूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो पेरेंट जो है वो अपने लिए क्या क्या लेने वाले हैं, हमारे घर में क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है, ये सारी चीजों को मैनेज करना होता है। ठीक है, और इसी मैनेजमेंट को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट की, तो वैसे ही समझ लो हमारी पूरी कंट्री है, ठीक है, और जो पूरी कंट्री है उसे भी क्या कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रही है कि जो भी रेवेन्यू आता है उसका यूटिलाइजेशन कहां पर करना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। इसी चीज को एक्चुअल में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर? सो ये समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ओकियोनोमिया से निकला है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब इसका कोर फोकस कहां होता है, इस चीज को और समझ लो। सो हाउ individual, right, enterprises and government make optimal choices using limited resource to satisfy the unlimited human needs and wants। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, इस चीज को समझना। हमारे पेरेंट्स ने कुछ अर्न करा, ठीक है, तो मंथली जो हमारी इनकम होने वाली, ठीक, हमारे पेरेंट्स की इनकम होने वाली, या फिर आगे जाकर जब आप अर्न करोगे तो वो एक लिमिटेड इनकम होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि आप जितना चाहो उतना पैसा आपके पास आ जाएगा, कुछ लिमिटेड अमाउंट आने वाला है। अब उस लिमिटेड अमाउंट से अपनी अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को कैसे पूरा करना है,
उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। एक्चुअल में इसे ही तो कहा जाता है इकोनॉमिक्स। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट के पास क्या गया, सो गवर्नमेंट के पास आया यहां पर क्या, रेवेन्यू। क्या आया, गवर्नमेंट के पास आता है यहां पर रेवेन्यू। अब इस रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इस रेवेन्यू को कहां पर यूटिलाइज करे। क्या गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करे, ठीक है, क्या ये डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करे, या फिर ये एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करे। सो ये डिसीजन लेने होते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेशोज में डिवाइड किया जाता है कि इतना परसेंट जो है बजट इसके लिए एलोकेट किया जाता है। हमारे पास इतना रेवेन्यू आया था, हम इतना पैसा किसे दे रहे हैं, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, हम इतना पैसा किस लिए दे रहे हैं, मिड डे मील के लिए दे रहे हैं, इतना डिफेंस के लिए देंगे। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो कोर फोकस होता है इकोनॉमिक्स का, वो इसी चीज पर होता है कि हमारे पास में जो लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है। मतलब क्या, ये जो रेवेन्यू होगा ये हमारे पास कैसा हो जाने वाला है, इसे हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये जो है ये कैसा है, ये एक्चुअल में हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में होने वाला है, ठीक है, और उससे हमें क्या करना है, अनलिमिटेड जो वांट्स और नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करना है। तो उसके लिए ये हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना है और कहां पर कम इन्वेस्ट करना है। क्लियर। सो ये चीज समझ में आ गई कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले कुछ सेंट्रल क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। वो क्या सवाल है, टू मैनेज स्कार्स रिसोर्सेस एवरी इकोनॉमी मस्ट डिसाइड। अब जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, स्कार्स हैं, ठीक, मतलब क्या, उनकी कमी है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमने अभी बात करी। हम रेवेन्यू मनी को भी एक रिसोर्स मान सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, सो हमारा जो लैंड हो जाता है, या फिर हम बोलें कि जो वाटर हो जाता है, या फिर हम कहें कि जो मिनरल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें जो फ्यूल हो जाता है, ये सब कैसे हैं, सब कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में, ये रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अब इन रिसोर्सेस को, स्कार्स रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो इसके लिए इकोनॉमी के सामने एक सवाल आता है और उसे डिसाइड करना होता है। क्या सवाल आते हैं, देखो सवाल आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। अब यहां पर देखना, ध्यान दो, ये लैंड है, ठीक। अब मैं यहां पर दो चीज कर सकता हूं, क्या क्या दो चीज कर सकता हूं, ये जो लैंड है मैं इस पर दो चीज कर सकता हूं। या तो मैं यहां पर क्या कर लूं, देखो, या तो मैं यहां पर एग्रीकल्चर कर लूं, ठीक है, क्या कर लूं, एग्रीकल्चर कर लूं, या फिर मैं क्या कर लूं, यहां पर इंडस्ट्री बना लूं, ठीक है। ये दो चीज मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास लैंड तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड लैंड है मेरे पास, ठीक है। तो ये डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहता हूं। क्या मेरी कंट्री को सबसे ज्यादा नीड है फूड ग्रेन की, क्या अभी भी हमारे पास खाने की कमी है, तो हम एग्रीकल्चर पर क्या करेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, फूड प्रोड्यूस करना है, तो हम लैंड का यूटिलाइजेशन इस एग्रीकल्चर के लिए कर लेंगे, ठीक है। बट हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी कंट्री में जो फूड प्रोडक्शन है वो इनफ है, ठीक है, हमारी जो नीड और वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है, कोई इशू नहीं है। पर जॉब्स की कमी है, अब जॉब्स की कमी है तो क्या किया जाए भाई, इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। सो अगर हमें लगता है कि जॉब्स की कमी है, जॉब्स क्या करना है, और ज्यादा ओरिजिनेट करना है, सो यहां पर हम ये व्हाट टू प्रोड्यूस जो है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस लैंड का यूटिलाइजेशन करेंगे इंडस्ट्री बनाने के लिए, जिससे हम जॉब्स को प्रोड्यूस कर सकें, या फिर हम कहें कि कुछ गुड्स बना सकें। क्लियर। अब उसके बाद में है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमने ये तो बात कर ली कि भाई यहां पर हमें फूड ग्रेन चाहिए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर करना है, करेंगे कैसे एग्रीकल्चर, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए वाटर सप्लाई चाहिए। सो वाटर सप्लाई चाहिए तो उसके लिए ट्यूबवेल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो कैनाल्स बनानी पड़ेगी, नहीं तो पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर। वैसे ही हमें क्या चाहिए, क्रॉप्स के लिए सीड्स चाहिए, उसके बाद में उसे हार्वेस्ट करने के लिए, या फिर हम कहीं की कल्टीवेशन करने के लिए क्या चाहिए होंगे, कुछ टूल्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो ये सारे डिसीजन भी कहां होंगे, इकोनॉमिक्स में होंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर बात आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो अब यहां पर यह देखा जाएगा कि टारगेट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब टारगेट अगर हमें लगता है कि हमारे पास में फूड सप्लाई कम है, ठीक, तो क्या करेंगे भाई, एग्रीकल्चर ही करने वाले, ठीक। किसके लिए करने वाले हैं एग्रीकल्चर, जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उन तक खाना पहुंचाने के लिए। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा था उन तक पहुंचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या हो सके, उन्हें भी हम यहां पर खाना पहुंचा सके और वो भूखे ना रहें।
क्लियर? सो ये चीज समझ में आ रही है। तो जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यहां पर 3 सवाल आने ही आने हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब इन तीनों सवालों के जवाब मिलते हैं तब जाकर क्या होता है, इकोनॉमी सही तरीके से काम कर पाती है। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या सेंट्रल क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखो, हम यहां पर बात कर रहे हैं बहुत देर से कुछ यहां नीड्स और वांट्स करके, ठीक है। क्या होता है ये नीड, क्या होता है वांट, इसके बारे में समझो। अब नीड जो है, ठीक, मतलब कि आपकी जरूरत, और वांट जो है वो क्या होने वाली है, वो आपकी बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है कि उसके बिना जीवन नहीं चल सकता, ठीक। पर जब नीड्स की बात होती है तो क्या होता है, उसके बिना आपका जीवन जो है वो बहुत कठिन हो जाने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो नीड्स का मतलब है एसेंशियल्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, मतलब अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। हमारा जीवन, हमें जीने के लिए कुछ एसेंशियल चीजों की नीड होती है, और वही क्या है, वही है हमारी नीड्स। जैसे कि क्या, खाना खाना पड़ेगा ना रोज, कितने दिन भूखे रह सकते हो, खाना तो खाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद तो ऑब्वियस सी बात है मर जाएगा कोई भी। वैसे ही अगर रहने के लिए सही जगह नहीं मिलेगी, आपको छत नहीं मिलेगा, तो क्या बारिश में बाहर रह लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हमें सरवाइव करना है तो क्या करना होगा, इन चीजों की नीड होने वाली है, और ये क्या हो जाती है हमारे लिए, ये कुछ एसेंशियल चीजें हो जाती है, इसे हम नीड्स कहते हैं, ठीक। फिर वांट्स क्या होता है सर, वांट्स मतलब ये होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, क्या इच्छाएं हैं, कुछ नॉन एसेंशियल चीजें, मतलब ऐसी चीजें नहीं कि उनके बिना जिया ही नहीं जा सकता, पर हां हमारी लाइफस्टाइल पर जरूर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखो, नॉन एसेंशियल डिजायर्स लाइक गैजेट्स, वेकेशन, लग्जरी आइटम विच आर अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। तो ये जो वांट्स है ना, ये कैसे नेचर की होती है, पहली चीज तो ये अनलिमिटेड होती है, दूसरी चीज क्या है, ये चेंज होते रहती हैं, ठीक है। सो यहां पर इस चीज को समझ लो कि कुछ ऐसी चीजें जो क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है, मतलब अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट हमारी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है। जैसे कि बात करें मोबाइल फोन, ठीक है। जस्ट इमेजिन अगर मोबाइल फोन आपके पास नहीं होता तो क्या सरवाइव नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा क्या। पर अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब मोबाइल फोन जो है, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि आईफोन ही चाहिए, है ना, हो सकता है आप कोई सस्ता फोन भी ले लो, काम तो उससे भी चल जाएगा। पर यहां पर जो हमारी ये डिमांड है, ठीक है, ये जो वांट है ना, ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हम जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं, हमारी अर्निंग बढ़ती है, तो हमें लगता है हम और बेहतर क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें। सो हम और ज्यादा बेटर फोन लेने की तरफ जाते हैं, ठीक, और ज्यादा महंगी चीजें लेते हैं। सो ओवरऑल हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी। आपके पास फोन है छोटा सा कीपैड वाला, तो ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि अब नहीं चाहिए, नहीं। आपकी वो जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। आपको क्या चाहिए, आईफोन ही चाहिए, है ना। सो यहां पर ये चीज अनलिमिटेड है और ये कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। मे भी हो सकता है कि सबसे पहले आपके पास में एक कीपैड फोन है, ठीक है, पर जैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ी, या फिर हम कहें कि आपके पेरेंट्स की अर्निंग बढ़ी, आपने डिमांड करी कि पापा मम्मी मुझे क्या चाहिए, मेरी ये वांट है कि मुझे ना एक अच्छा टच स्क्रीन फोन दिला दो, उन्होंने दिला दिया। अब आपने बोला नहीं मुझे तो आईफोन ही चाहिए। सो ये कंटिन्यूसली क्या होने वाली है, चेंज होने वाली चीजें हैं। सो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि नीड और वांट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। नीड जो है वो एसेंशियल होगी, ठीक है, इनके बिना सरवाइव कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वांट्स कैसे होने वाली है, वांट्स जो है वो नॉन एसेंशियल होगी, वो हमारी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए जरूरी होती है। क्लियर? यहां पर भी पिक्चर में कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए जैसे कि यहां पर फूड दिखाई दे रहा है, शेल्टर दिखाई दे रहा है, बुक्स दिखाई दे रही है, मेडिसिनल चीजें दिखाई दे रही है, क्लोथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वांट्स की बात करें तो ये लग्जरी से घर यहां पर दिख रहा है, मोबाइल फोन है, महंगी सी वॉच है, कार है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। सो ये चीजें वांट है और ये चीजें क्या है, नीड्स हैं। क्लियर? इतनी चीज ध्यान रखोगे हमेशा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नीड और वांट एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट और रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब ये मार्केट नाम की जो चीज है ये क्या होती है, ठीक है, कभी सुना है मार्केट? क्या होता है मार्केट? मार्केट एक्चुअल में एक ऐसी प्लेस है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर ना चीजें जो हमारी नीड है, ठीक है, या फिर जो हमारी वांट है, उसकी चीजें हमें मिल जाती है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना,
एवरी डे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यही हमारी कुछ नीड्स और वांट होगी, कुछ सर्विसेज डेली चाहिए होगी, ठीक है। कुछ हम कहें कि आपको गुड्स चाहिए होंगे, है ना। सो ये आपकी नीड और वांट हो सकती है। सो एवरीडे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑकर इन अ मार्केट which can be a physical location or a virtual platform on the internet. So market एक्चुअल में क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है और सेल किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो बाय कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक। नो डाउट मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर मैं इसके लिए कुछ चार्ज करता तो आप मेरा कोर्स परचेस करते, मतलब मैं यहां पर क्या हो जाता, सेलर हो जाता, आप क्या हो जाते, बायर हो जाते, और ये क्या हो जाता, ये एक मार्केट हो जाता। तो यही तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में मार्केट होता क्या है, वो जगह जहां पर रोज क्या होता है, कुछ बाय किया जाता है, कुछ सेल किया जाता है, ठीक है। कुछ गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल करने की एक जगह, एक फिजिकल प्लेस जो है वो मार्केट है। या फिर ये क्या हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। इस वर्चुअल का क्या मतलब है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरे घर से निकलकर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहां पर मार्केट है, मैं वहां से क्या करूंगा, ब्रेड, मिल्क, ये सारी चीजें लेकर आ पाऊंगा। नहीं, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम बात करें, क्या अभी आपको बहुत सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिख जाते होंगे। जस्ट इमेजिन हम बात करें यहां पर फ्लिपकार्ट की, ठीक है। सो ये फ्लिपकार्ट आप सभी को पता है, अमेजन आप सभी को पता है, ये क्या है, ये वर्चुअल मार्केट्स हैं, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी तो आप कुछ बाय कर रहे हो, कोई पर्सन होगा जो कुछ सेल कर रहा होगा, और यहां से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को बाय और सेल कर सकते हो रोज, है ना। तो ये वर्चुअल मार्केट हो जाता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। सो ओवरऑल एक ऐसी प्लेस जहां पर क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बेच रहे हैं या फिर किसी चीज को खरीद रहे हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। अब वो फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। तो अब बात आती है दूसरी चीज की जो होने वाली है, क्या, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होता है, सेटिस्फाइंग दीज नीड्स एंड वांट रिक्वायर रिसोर्सेस। अब ये जो नीड्स है ना और जो वांट है, जिसकी हमने अभी बात करी, कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल, उसे फुलफिल करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, उसे रिसोर्स कहा जाता है। क्लियर। विच आर द नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कि वाटर या कोल की बात कर लो, और ये ह्यूमन मेड मतलब मैन मेड भी हो सकती है, जैसे कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरी कुछ भी नीड या वांट है ना, जस्ट इमेजिन मुझे क्या चाहिए भाई, मेरी नीड है एसेंशियल वाटर, ठीक है। तो कैसा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होगा फॉर श्योर। इसके लिए कौन मुझे वाटर मेरे तक कौन पहुंचाने वाला है, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, पाइपलाइंस इंस्टॉल करवाएगी, ठीक है, टैप लगवाएगी मेरे घर में, जिससे क्या हो सके, मेरे पास में सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ सके। मतलब क्या, यहां पर हम बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं जो हमारी नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि वाटर क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से बात करें, अब मेरी जो यहां पर नीड है, या फिर मैं कहूं कि जो वांट है एक्चुअल में, है ना, नीड नहीं वांट है, क्या, कि मुझे एक बहुत ही अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए जिससे मैं बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये रिसोर्स हो गया। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही, मतलब जो भी हमारी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने वाली चीजें हैं, उन्हें रिसोर्सेस कहा जाता है। क्लियर। सो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको हमेशा समझ के रखनी होगी, समझ में आ ही जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप आगे इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई। मार्केट क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहां पर बाइंग और सेलिंग हो रही है। रिसोर्सेज क्या होता है, जो आपकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने वाली चीज है, दैट इज रिसोर्सेज। वो नेचुरल भी हो सकती है या फिर मैनमेड भी हो सकती है। क्लियर। सो इतनी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां ले लेते हैं एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट इन टर्म ऑफ द ह्यूमन सर्वाइवल। अब हमें ह्यूमन सर्वाइवल के बेसिस पर यह बताना है नीड और वांट में डिफरेंस क्या है। तो ये तो आपको आसानी से वैसे भी समझ में आ चुका है कि नीड क्या होती है, कुछ एसेंशियल चीजें होती है, वांट क्या होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो नॉन एसेंशियल हैं और हमारी लाइफ को थोड़ा लग्जरी बनाने में क्या होती है, यहां पर ये हेल्प करती है, ठीक है।
चलिए तो फटाफट बता देते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले बात करें की डिफरेंस नीड एंड वांट में, तो नीड क्या होता है यहां पर ये देख लो। नीड का मतलब होता है आर द एसेंशियल आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, दैट इज फूड, वाटर एंड बेसिक शेल्टर। वहीं बात करें वांट्स की, तो वांट्स क्या होता है, आर नॉन एसेंशियल, क्या है ये, नॉन एसेंशियल डिजायर है फॉर कंफर्ट और लग्जरी, मतलब हमारी कंफर्ट और लग्जरी के लिए जो नॉन एसेंशियल डिजायर है उसे वांट कहा जाता है, जैसे कि गैजेट्स, या फिर बात करें वेकेशंस की। वेकेशंस पर नहीं जाओगे तो ऐसा थोड़ी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, है ना। पर अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ थोड़ी और लग्जरी हो, थोड़ी और कंफर्टेबल हो, आप काम कर करके पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हो, तो आपको लगा कि यार चलो एक वेकेशन पर जाना चाहिए, ये कब कर पाओगे, ये तब कर पाओगे जब आपके पास में उसके लिए रिसोर्सेस होंगे, राइट। सो ये जो वांट है ये नॉन एसेंशियल है, बाकी नीड क्या है वो एसेंशियल होने वाली है। अब इंपैक्ट क्या है इनके एब्सेंस का, अगर ये ना हो, ठीक, तो क्या इंपैक्ट होगा, तो देखो लैकिंग ऑफ अ नीड डायरेक्टली थ्रेटन्स फिजिकल सर्वाइवल। अगर नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो हमारा फिजिकल सर्वाइवल जो है वो क्या होने वाला है, उस पर इंपैक्ट आने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट, राइट। बट वही बात करें, अनफुलफिल्ड वांट अफेक्ट लाइफ स्टाइल बट डू नॉट एंडेंजर लाइफ। पर जो वांट है, ठीक है, अगर वो अनफुलफिल रह भी जाती है तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस पर कुछ इंपैक्ट डाल सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो इनके नेचर की बात करें कि नेचर में क्या डिफरेंस है। सो नीड्स आर लिमिटेड, नीड जो है वो लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वाटर जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही चाहिए ना आपको। ऐसा तो नहीं कि इतना सारा वाटर चाहिए कि पूरा ओशन लाकर मुझे ही दे दो, मैं पूरा पानी पी जाऊंगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सो नीड्स जो है वो कैसी होंगी, हमेशा लिमिटेड दिखाई देगी। पर वही बात करेंगे, और लिमिटेड के साथ में फिक्स्ड भी होने वाली, पर वांट की बात करें तो वो अनलिमिटेड है और क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। तो वांट जो है मतलब जैसे कि हमने फोन की बात करी, हम कपड़ों की बात कर लें, ठीक है, हम क्लोथ की बात कर लें कि मुझे रोज रोज क्या चाहिए, नए कपड़े चाहिए, मैं एक के बाद वो कपड़ा जो है रिपीट नहीं करता, तो ये जो मेरी वांट है, ठीक है, ये क्या है, ये अनलिमिटेड, ये कंटिन्यूसली चेंज भी होती जाएगी और लंबे समय तक चलने वाली है, चलती ही जाएगी, बढ़ते जाएगी आगे जाकर भी, क्लियर। तो इनके बीच में जो की डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। चलिए, सो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, व्हाई डू ह्यूमन वांट्स कीप चेंजिंग ओवर टाइम। अब ये जो वांट है, ह्यूमन वांट है, वो टाइम के साथ चेंज क्यों होती रहती है, हमें यहां पर ये बताना है, इलस्ट्रेट विद अ सिंपल एग्जांपल, और एक सिंपल एग्जांपल भी यहां पर पुट करना है। तो चलिए बता देते हैं कि क्यों होता है ऐसा। सबसे पहले बात करें ग्रोथ एंड अपग्रेडेशन। अब जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आप अपग्रेड हो रहे हो, तो आपकी वांट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो देखो, एन इनकम, एज इनकम, टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल इंप्रूव, पीपल नेचुरली सीक बेटर अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, मे बी हो सकता है हमारे घर में सिर्फ सीलिंग फैन लगा रहे तो भी हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है, पर हमारी इनकम बढ़ गई तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, एयर कंडीशनर तो चाहिए, ठीक है। सो ये जो है, ये क्या हुआ, कब हुआ, जब हमारी एक्चुअल में इनकम बढ़ गई होगी, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, मार्केट में एसी आने लगे, पहले सीलिंग फैन आते थे, उसके बाद में एसी आने लगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, आपको लगा ये तो ले लेना चाहिए, ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देगा। या फिर हम कहें कि अपनी लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों पर जाते हैं, ठीक। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारी ग्रोथ हो रही है या फिर हम अपग्रेड हो रहे हैं, क्लियर। दूसरी चीज़ होगी एंडलेस नेचर, मतलब क्या, जो ह्यूमन वांट है वो चेंज क्यों होती रहती है, क्योंकि उसका नेचर ही एंडलेस है, उसका अंत नहीं है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सेटिस्फाइंग वन डिजायर इंस्टेंटली क्रिएट्स अ न्यू वन, मतलब हमारी एक डिजायर पूरी हुई और नई डिजायर जो है वो आ जाती है। आप जब 5th क्लास में थे, आपको क्या चाहिए था, आपको एक बाइसिकल चाहिए थी, ठीक है। अब आप आ गए 9th क्लास में, अब आप सोच रहे हो कि मुझे क्या मिल जाए, एक मोपेड मिल जाए, एक्टिवा मिल जाए, स्कूटी मिल जाए, ठीक, जिससे मैं क्या करूं, स्कूल जा सकूं, राइट। कुछ समय बाद आपको लगेगा मुझे बाइक मिल जाए, फिर लगेगा मुझे कार मिल जाए, फिर उसके बाद में लगेगा मुझे एरोप्लेन मिल जाए। सो ये जो है आपकी जो नेचर है इसका, वांट का, वो कैसा है, वो एंडलेस है, अनलिमिटेड रहेगा, मतलब ये बढ़ता ही जाना है, क्लियर। अब यहां पर हम एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं, तो देखिए जैसे कि अपग्रेडिंग ट्रांसपोर्ट। अ पर्सन स्टार्ट्स विद अ बाइसिकल, सेम वही चीज जो मैंने अभी कही कि एक पर्सन जो है अपनी लाइफ को, यहां पर सबसे पहले उसके पास जो था ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन था वो था बाइसिकल, ठीक है। सो अ पर्सन स्टार्ट विद अ बाइसिकल, अपग्रेड टू अ मोटर बाइक,
एज इनकम राइजेस, और जैसे ही इनकम बढ़ी उस पर्सन ने मोटर बाइक ले ली एंड लेटर वांट्स अ कार फॉर ग्रेटर कंफर्ट, और हम और कंफर्ट चाहिए तो उसके लिए कार परचेस करेंगे। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर हम पुट कर सकते हैं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो वांट है वो क्यों ओवर टाइम चेंज होती रहती है, और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां ऐसा ही पुट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े, अगली चीज की बात करते हैं यहां पर चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां हम कुछ चीज समझने वाले हैं कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अब कैसे हमारी चॉइसेस जो हैं यहां पर होने वाली है। ठीक, सबसे पहले यहां पर हम बात करें स्कार्सिटी एंड एलोकेशन के बारे में, तो ध्यान देना बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक, वो रिसोर्सेज नेचुरल हो या फिर वो ह्यूमन मेड हो। मुझे कमेंट करके बताओ रिसोर्सेज क्या होता है, मैंने अभी बताया था। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हो, सब जो है वो कैसे हैं, लिमिटेड है। ठीक है, किसमें, क्वांटिटी में, और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर स्कार्सिटी एंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, ये चीजें लिमिटेड है, अब इन्हें कहां पर एलोकेट करना है ये हमारी चॉइस है। क्लियर, जैसे कि हम बात करें आपको मिलती होगी डेली, चलो पॉकेट मनी मिलती होगी आपको वीक में। ठीक है, जस्ट इमेजिन आपके पास में कितने रुपीस हैं, आपके पास में ओनली 10 रुपीज बचे हुए हैं। ठीक, ये लास्ट 10 रुपीज आपके पास में बचे हुए हैं आज, है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपकी ना यहां पर दो चीज आपके दिमाग में चल रही है, दो चीजों को लेकर डायलेमा चल रहा है। क्या, एक तो क्या हुआ, आपको घर जाकर ना नोट्स बनाने, तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है पेन। ठीक है, और आपका मन कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कुरकुरे खा लूं। ठीक है, सो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी ना ये दो चीजों के बीच में डायलेमा चल रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास में जो स्कार्स रिसोर्स है, मतलब सिर्फ 10 रुपए है, आप उसे कहां पर यूज करने वाले हो, क्या उससे पेन खरीदोगे या फिर उसे क्या करोगे, कुरकुरे खरीदोगे। ठीक है, सो ये एलोकेशन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, चलो आगे बढ़े, अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है समझना, व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव, मतलब क्या, हम जब एक अल्टरनेटिव को चूज करते हैं जो हमने अब भी किया था, ठीक है, अदर ऑप्शंस आर गिवन अप, द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन ऑप्शन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, फिर से उसी चीज पर आते हैं, क्या कि भाई आपके पास में कितने थे, आपके पास में थे ओनली 10 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास में दो अल्टरनेटिव थे, दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि घर जाकर नोट्स बनाना है तो पेन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था मन कर रहा है, भूख लग रही है, क्या करते हैं, कुरकुरे ले लेते हैं, है ना। ये दो ऑप्शन थे। ठीक, अब आपने यहां पर क्या करा, अब यहां बात आती है किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये चीज इससे इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव, मतलब आपने यहां पर अगर इसे चूज कर लिया, एक अल्टरनेटिव चूज कर लिया, सो अदर ऑप्शन आर गिवन अप, मतलब क्या, 10 ही रुपए थे तो या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। ठीक, आपने ये ले लिया, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या कर दिया आपने, उस पर गिव अप कर दिया, मतलब आपने नहीं लिया। द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑप्शन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब इस चीज की जो वैल्यू है यही तो क्या है, यही है एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसे भी ले सकता था, पर मुझे क्या करना पड़ता, फिर इस अल्टरनेटिव को यहां से हटाना पड़ता, मतलब मैं ये नहीं ले पाता। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझो, जब चॉइसेस बनाई जाती है, मतलब क्या, किसी चीज को चूज किया जाता है, ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, जो स्कार्स रिसोर्स है, जो लिमिटेड होने वाले हैं, उसमें हमें कुछ चीजें हम अगर लेना चाहते हैं तो कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। जिन चीजों को छोड़ा जाता है और उनकी जो वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये डिपेंड करता है कि कुरकुरे खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका स्मार्ट डिसीजन आपको आगे क्या देने वाला है, बेनिफिट देने वाला है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं मेरी बात करूं तो बिल्कुल नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते, पेन ही यहां पर परचेस करते, है ना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इसकी आती है, इस कुरकुरे की। ठीक है, सो ओवरऑल इस चीज को समझ गए आप कि स्कार्सिटी एंड एलोकेशन क्या होता है, कि नेचुरल और जो मैनमेड रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस
हो सकते हैं, ठीक। ये 10 रुपए के अल्टरनेटिव यूजेस थे, एक पेन भी ले सकते थे या फिर कुरकुरे ले सकते थे। वहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब एक अल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर गिव अप करना पड़ेगा। जिसे गिव अप करोगे उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चल तो अब आगे बढ़ जाएं, ये कंसेप्ट जब पूरा क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। इसे PPC भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसे समझना है ना। यहां पर एक कर्व भी बना हुआ है, इस पर भी हम चलेंगे, पहले यहां पर वर्ड्स में समझ लो क्या लिखा है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट इज PPC इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ गुड्स that can be produced using all available resources efficiently, ठीक। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये जो कर्व है ना, ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक यहां पर आपको ये y एक्सेस दिख रही होगी, यहां पर ये x एक्सेस दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। मतलब यहां पर हम दो गुड्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहां देखो, यहां पर व्हीट लिखा हुआ है और यहां पर बार्ले लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम दो गुड्स की बात कर रहे होंगे जिन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसे एफिशिएंटली यूज करके, ठीक है। सो यहां पर ओवरऑल क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो कर्व है ना, ये यही बता रहा है कि या तो आप ये प्रोड्यूस करोगे या तो ये प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब दोनों अगर प्रोड्यूस करने हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ इसके लिए देना पड़ेगा, कुछ इसके लिए देना पड़ेगा। क्लियर। तो आप जब उन्हें एफिशिएंटली यूज करते हो, सो ये यही बताता है, ठीक है। कैसे बताता है ये भी समझेंगे, रुको। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट्स ट्रेड ऑफ्स व्हेन एलोकेटिंग लिमिटेड लैंड, वाटर एंड लेबर बिटवीन ग्रोइंग बार्ले एंड व्हीट। अब देखो यहां पर क्या होता है एक्चुअल में कि आपके पास में कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ रिसोर्सेज हैं। आप जब भी एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है, आप किसी क्रॉप को ग्रो करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो एग्रेरियन एक्टिविटी जब आप करते हो तो आपको कुछ चीजें चाहिए। जैसे कि बात करें, आपको चाहिए लैंड, है ना, इसी पर तो ग्रो करोगे। आपको चाहिए इसके लिए क्या, वाटर, ठीक है। और क्या चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए लेबर, दैट इज जो यहां पर क्या करने वाला है, मेहनत होने वाली है, ठीक है। सो ये जो तीनों चीजें हैं, क्या ये अनलिमिटेड है, नहीं ना, ये है कैसी, लिमिटेड, ठीक। अब मुझे ये डिसाइड करना है मैं व्हीट ग्रो करूं या फिर मैं बार्ले ग्रो करूं, ठीक है। मैं कैसे डिसाइड करूंगा, ये तो डिपेंड करता है कि मेरी वांट क्या है, मेरी नीड क्या है, ठीक। मे भी हो सकता है कि बार्ले ज्यादा यूजफुल हो, मे भी हो सकता है व्हीट ज्यादा यूजफुल हो, ठीक। ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, ठीक है। सो यहां पर ओवरऑल ये बताया जा रहा है इस कर्व में कि जब हम अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज करते हैं तो जो हमें आउटकम मिलता है वो यहां पर क्या होता है, वो बेस्ट मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या करा, अपने पूरे रिसोर्सेस को उठाया और मैंने बार्ले के प्रोडक्शन में लगा दिया, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं 100 kg ऑफ बार्ले जो है वो प्रोड्यूस कर पाया अगर मैंने सिर्फ बार्ले पर ये वाटर, लैंड और लेबर को क्या कर दिया, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। वहीं अगर मैं व्हीट पर करता तो यहां पर मैं व्हीट में भी क्या कर पा रहा था, 100 kg व्हीट का प्रोडक्शन कर लेता, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे यहां पर, रुको थोड़ा सा क्लीन कर लें। सो मुझे यहां पर ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मैं ये चाह रहा हूं मुझे व्हीट भी ग्रो करना है। जो कितना करना है, मुझे 60 kg व्हीट चाहिए और मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही 50 kg, है ना, जो यहां पर होने वाला है 50 kg बार्ले चाहिए। तो अब क्या होगा, मैंने अपनी कुछ रिसोर्सेस यहां लगा दी और कुछ रिसोर्सेस यहां लगा दी। क्लियर। सो ये जो है मैंने क्या करा, अपनी रिसोर्सेस को बांट दिया। आधे लैंड पर व्हीट ग्रो कर दिया, आधे लैंड पर बार्ले ग्रो कर दिया, आधे लैंड पर वहां पर क्या करा, वाटर सप्लाई करी व्हीट के लिए, आधे पर बार्ले के लिए। लेबर जो है आधे बार्ले पर काम कर रहे हैं और आधे क्या कर रहे हैं, व्हीट पर कर रहे हैं। क्लियर। अब जब मैं इन्हें फुल पोटेंशियल पर यूज करता, अगर मैं इन चीजों को फुल पोटेंशियल पर यूज करता तो यहां पर देखो ये मुझे मिलता ABCDE, ठीक है। ये क्या है, जब मैं अपनी रिसोर्सेस को, अगर समझना, अगर मैं अपनी रिसोर्सेस को
अंडर यूटिलाइज्ड रखूंगा, ठीक है। अभी हमने बात करी ना, मुझे क्या चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूं मुझे यहां पर ये 25 kg है, ठीक है, इसको मान लो क्या है, ये 25 kg है, और इसे मान लो ये कितना है, ये 90 kg है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वीट पर इतना लगाया और इतना इस पर लगाया, तो मुझे ये मिला भी, है ना, मतलब मैंने फुली यूटिलाइज करा अपने रिसोर्सेस को, ठीक है। अगर ये कर्व जो है ये कहीं भी ये कर्व से नीचे आता, जस्ट इमेजिन यहां पर आता, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर ये यहां पर आ जाता, ये कर्व, ये पॉइंट जो है इनके मिलने वाला, अगर ये यहां पर आ जाता तो क्या होता कि मेरे रिसोर्सेस अपने आप बढ़ गए या फिर एकदम से बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ, मुझे और बेटर आउटकम यहां पर मिला है। क्लियर। सो ये जो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व है ना, ये सिंपली बस ये बता रहा है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करके जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वही बताता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है इतने रिसोर्सेस में। तो ये आपको दिखाई दे गया होगा कि कितना प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है। क्लियर। अगर मैं अंडर यूटिलाइजेशन के लेवल पर जाता, मतलब मैं क्या करता, कुछ लैंड को बैरन रख देता, मतलब क्या, उस पर कोई क्रॉप ग्रो ही नहीं करता, तो क्या होता है, ये जो कर्व है ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अंडर यूटिलाइज छोड़ दिया अपने रिसोर्सेस को, ठीक है। अब या फिर मैं क्या करता, मैं ये यहां पर ना मैं एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज करता, तो क्या होता, यहां पर चला जाता है कर्व, है ना, क्योंकि उस लैंड पर, उस लिमिटेड लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन में कर लेता, तो प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाता, तो कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर साइड चला जाएगा। अगर मैं पूरा यूटिलाइज नहीं करूंगा तो कर्व कैसा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। यही होता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर देखो, पॉइंट्स ऑन द PPC, ठीक है, रिप्रेजेंट मैक्सिमम आउटपुट विद ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन विदाउट वेस्टेज। सो अगर आप विदाउट वेस्टेज ऑप्टिमल तरीके से क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, सो आपको दिखाई देगा इस तरीके का कर्व बनता हुआ। क्लियर। सो ये जो सारे के सारे पॉइंट है ABCD, यही बता रहे हैं कि जब आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करा तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलने वाले। तो अब बात करेंगे यहां पर एक क्वेश्चन की, वाई इज अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट व्हेन एलोकेटिंग फंड। मतलब हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो हमने अभी समझी थी, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एंटरप्राइज और गवर्नमेंट के लिए जब वो फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं। तो देखो, हमें ये पता है कि हमारे पास में जो फंड्स है वो कैसे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब उन्हें एलोकेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होने वाली है। मतलब जब हम अल्टरनेटिव्स चूज करते हैं तो उसमें से एक अल्टरनेटिव जो होगा उसे हम छोड़ रहे होंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या करनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता है, उसके बाद में हम फंड्स को एलोकेट करते हैं। तो यही हमें यहां पर बताना है। चलिए यहां देखेंगे आंसर को, क्या लिखेंगे हम यहां पर, इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन एलोकेटिंग फंड्स। तो देखो, सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है क्या, ट्रेड ऑफ्स को, ठीक है। सो हेल्प्स एंटिटीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन अल्टरनेटिव बिफोर स्पेंडिंग लिमिटेड फंड। अब हमारे पास में फंड लिमिटेड है, ठीक है। सो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, जो भी ऐसी एंटिटी है जिसे हम चूज नहीं करने वाले हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, पहले हम उसे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में उस फंड को, जो लिमिटेड फंड है, उसे एलोकेट करेंगे। क्लियर। इससे क्या होने वाला है, प्रिवेंट करेगा वेस्टेज को, मतलब हमारे जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट ना हो, उसे रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एंश्योर स्कार्स रिसोर्स दैट इज मनी, लैंड, लेबर आर एलोकेटेड एफिशिएंटली फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब अगर हम अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से क्या करने वाले हैं, यहां पर एलोकेट करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं विदाउट वेस्टेज, तो ही हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर। फिर हम बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल की यहां पर। तो देखिए, जैसे कि हम एंटरप्राइजेस के लिए बात करते हैं, अब यहां पर दो चीज हमसे पूछी थी, एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट, तो हम दोनों के लिए एक एक एग्जांपल यहां पुट कर सकते हैं। एंटरप्राइजेस की बात करें, सो चूजिंग बिटवीन एक्सपांडिंग अ फैक्ट्री और अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब एक एंटरप्राइज, एक कंपनी, ठीक है, अब उसे यहां पर दो अल्टरनेटिव में से चूज करना, उसके पास में लिमिटेड फंड है, ठीक, या तो वो क्या कर सकते हैं, या तो अपनी फैक्ट्री को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक और ब्रांच बना ली, वहां पर कुछ और प्रोडक्शन होने लगा, या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी को यहीं की यहीं क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये पहले एनालिसिस करने वाले हैं कि एक्चुअल में हम दोनों में से जो भी अल्टरनेटिव चूज करेंगे, उसमें जिस अल्टरनेटिव को हम छोड़ रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी तो हम जो दूसरा अल्टरनेटिव है उस पर जा सकते हैं। क्लियर। मतलब यहां पर प्रॉफिट जो है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो चूज करना है। तो जो ऑप्शन को हम चूज नहीं करने वाले हैं उसमें एक्चुअल में कितना रिस्क है, हमें यह भी एनालिसिस करना होगा। सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए बात करें, सो डिसाइडिंग whether to allocate budget to health care and education
वर्सेस हाईवे एंड डिफेंस टू मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर। अब देखो गवर्नमेंट का काम क्या है, हमने समझा था पहले भी कि गवर्नमेंट का काम जो है वो है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को अपने बजट में डिसाइड करना होता है कि हम फंड कहां पर एलोकेट करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वेलफेयर किस में हो सकता है, क्या एजुकेशन में करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में करना चाहिए, या फिर ब्रिजेस बनवाएं और डिफेंस में इन्वेस्ट करें। सो जिससे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर होगा गवर्नमेंट वहां पर क्या करेगी, अपना बजट एलोकेट करेगी। और ये कैसे पता लग पाएगा, ये पता लग पाएगा जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहां पर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना क्यों जरूरी है एलोकेट करने से पहले फंड्स को। क्लियर? चलिए, सो ये समझ में आ चुका है, तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट हैपन इफ एन इकोनॉमी ऑपरेट इनसाइड इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंस्टेड ऑफ ऑन द कर्व। अभी हमने देखा था, ठीक, रिसेंटली हमने इस चीज को समझा था, यहां पर जिसे हम कह रहे थे क्या, PPC कह रहे थे, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने यहां पर क्या देखा था, यहां दो एक्सेस होती है, ठीक है, ये दो एक्सेस हो गई। अब यहां पर ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर ऐसा होता है, व्हाट हैपन इफ एन इकोनॉमी ऑपरेट इनसाइड, ठीक है। तो हमने देखा था प्रोडक्शन कर्व कैसा बन रहा था, ऐसा कर्व बना था, ठीक है। यहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हमें मिल जा रहे थे, ठीक। अब जब ऐसा कर्व बन रहा था और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ठीक है, क्या होता है कि अगर ये प्रोडक्शन कर्व के अंदर, है ना, इस लाइन की जगह क्या होता है, यहां तक आता है, ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है एक्चुअल में ये बताना है। मतलब अगर इकोनॉमी ऑपरेट होती है इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक, अगर वो यहां पर ऑपरेट हो रही है तो इससे क्या होने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप इस आंसर में क्या करेंगे, आप एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम भी ड्रॉ जरूर करके आएंगे। चलिए, तो अब हम यहां पर बता देते हैं कि क्या क्या होने वाला है इससे। सबसे पहली चीज की बात करें, रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब अगर वो ऑन द कर्व नहीं हुआ, वो अंडर हुआ, मतलब क्या, कर्व के अंदर होता है अगर, तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होने वाला है। मतलब द इकोनॉमी इज नॉट यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस। इकोनॉमी के पास में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि बात करें लैंड, जैसे बात करें लेबर, कैपिटल या टेक्नोलॉजी, उसका फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो कर्व के अंदर रह गया, ठीक है। दूसरी चीज की बात करें, वेस्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सो इंडिकेट द आइडल रिसोर्सेस, वेस्टेड कैपेसिटी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम बताता है, अगर यहां पर हो रहा है ये प्रोडक्शन की बात करें, तो क्या होने वाला है, इससे वेस्टेज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेस आइडल रह जाएंगे, मतलब ये हुआ कि उनका यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, वेस्टेड कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटी है एक्चुअल में उससे कम यूज हो रहा है, तो कैपेसिटी वेस्ट हो गई, और इसी कारण क्या होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ये दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज पर ध्यान दो, बिलो पोटेंशियल आउटपुट, मतलब क्या, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट शोन ऑन द कर्व। तो जो आउटपुट होने वाला है मैक्सिमम यहां पर होता, ठीक है, पर ये कहां आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। मतलब क्या, कि जो पोटेंशियल है एक्चुअल में आउटपुट का, उससे कम पोटेंशियल मिल रहा है, बिलो पोटेंशियल आउटपुट यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? सो ये चीज समझ में आ गई आपको कि अगर यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमी अगर कभी भी ऑपरेट होती है अंडर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, मतलब ये नुकसान यहां पर होने वाले। क्लियर? सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब हमें यहां पर देखना है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद, ठीक है। अब हम यहां पर ये समझने वाले हैं कि जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये किन चीजों के साथ डील करती है। तो इसके लिए अब एक ब्रॉड टर्म में समझ लो कि इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, कैसे डिराइव हुआ ये वर्ड, ये तो हम समझ गए थे। हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, ऑक्योनोमियस, ये हमें समझ में आ गया था। पर जब हम ब्रॉड टर्म में बात करते हैं तो समझना, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ मनी इज एक्चुअली नोन एज इकोनॉमी। मतलब क्या, कि एक कंट्री है या फिर कोई एक रीजन है, ठीक है, अब उसकी स्टेट किस चीज को लेकर, उसके प्रोडक्शन, उसके कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, और साथ ही साथ में फ्लो ऑफ मनी को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि इस स्टेट, ये जो कंट्री है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। मतलब ओवरऑल बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, उस वहां पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और फ्लो ऑफ मनी कैसा है। अगर फ्लो ऑफ मनी अच्छा है, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा, एक अच्छी इकोनॉमी होगी। पर अगर प्रोडक्शन कम है तो कंजम्पशन भी मतलब कम ही होने वाला है और फ्लो ऑफ मनी भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होने वाली। क्लियर। सो ये जो पूरी चीज है इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। अब यहां पर वही लिखा हुआ वापस ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ओकियोनोमिया, वहां से हमने डिराइव करा इकोनॉमिक्स को, जिसका मतलब होता है क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई कि जब हम ब्रॉड टर्म में बात करते हैं तो इकोनॉमी होता क्या है। चलिए तो अब आगे समझते हैं यहां पर स्कोप और इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी का स्कोप और उसके इंटरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो यहां देखना कि डील्स विद ऑप्टिमाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स अक्रॉस एन इकोनॉमी। मतलब क्या, हमारे पास में, ठीक है, जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास में रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेस का यूज करते हुए इतना एफिशिएंटली यूज करना है कि जो हमारी नीड्स और वांट्स हैं इस पूरी इकोनॉमी में उसे सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, यही है इसका एक्चुअल में स्कोप। फिर देखें द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड द फ्लो ऑफ मनी। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि जो एक स्टेट होती है, ठीक है, उस कंट्री की स्टेट ऐसी कि जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन और फ्लो ऑफ मनी कैसा है, ये इकोनॉमी होता है। इसके स्कोप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज क्या क्लियर हो रही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या करना है, जो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है उसे फुलफिल करना है। क्लियर। सो इकोनॉमी का काम ही ये है कि इकोनॉमी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज समझ में आ पा रही होगी अब, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो हम उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए ही इकोनॉमिक्स जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं एक और टर्म की जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज इकोनॉमिक एंटिटीज। अब ये जो पूरी इकोनॉमी है ना, इसमें बहुत सारी एंटिटीज जो है वो काम कर रही है। एंटिटीज मतलब क्या, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स काम कर रही है। जैसे कि हम यहां पर बात करें कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो जब अपनी नीड बताएंगे तभी तो क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर जो है वो कुछ प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, वो उसका प्राइस कुछ भी ना रखे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे रेगुलेट करने वाली है। ठीक है, अब ये जब प्रोडक्शन हो गया तो लोगों तक पहुंचाना है, तो एंटरप्राइजेस क्या करेंगे, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक, और जो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनके पास में, या फिर हम बात कर रहे हैं जो सारा प्रोडक्शन हो पा रहा है, इन सभी के पास में जो कैपिटल है, क्या चीज, जो कैपिटल है, मतलब क्या है, हमारा जो रिसोर्स है वो कैसे आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ये प्रोवाइड करने वाले। क्लियर। सो ओवरऑल ये जो सारी चीजें, इन्हीं को इकोनॉमिक एंटिटीज कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाकर क्या होता है, एक इकोनॉमी रन हो पाती है। तो देखिए, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एंटिटीज क्या बताता है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करने के लिए, नोन एज इकोनॉमिक एंटिटीज। क्लियर। सो एंटिटीज कौन कौन सी, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट होने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो सब क्या है, वो सब इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। क्लियर। चलिए ये टर्म भी क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड पॉलिसी के बारे में। अब देखो, इकोनॉमी जो है वो गैस वर्क पर नहीं चलती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इकोनॉमी चलती है डेटा पर। डेटा पर मतलब कैसे, तो पहले क्या किया जाता है, जो डिसीजन होता है उसके लिए डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीजन रिलाई ऑन डेटा, दैट इज फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। मतलब क्या करना पड़ता है, जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक, तो डेटा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। जस्ट इमेजिन गवर्नमेंट ने अगर ऐसा करा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, ये 100 रुपीज जो है वो हम हेल्थ केयर सेक्टर में दे देंगे। क्या कर देंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में देंगे, है ना। ये हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को फ्री में हेल्थ सर्विस मिल जाएगी। ठीक, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा नो डाउट, बाकी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले डेटा जो है वो यहां पर कलेक्ट करेगी। ठीक, क्या डेटा कलेक्ट करेगी कि एक्चुअल में इसका बेनिफिट जो है वो कितने लोगों तक पहुंचा। सो जो बेनिफिट है वो कितने लोगों तक गया, पहले इस चीज को क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। अगर सच में गया है बेनिफिट
तो इसका बजट और बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं मिला है बेनिफिट तो क्या किया जाएगा, इस अमाउंट को और कम कर दिया जाएगा, हो सकता है 10 रुपए कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें किस पर बेस्ड है, पर डेटा पर बेस्ड है। ये चीज समझ में आ रही है, ये सारी की सारी चीजें डेटा पर बेस्ड है, गैस वर्क नहीं होगा यहां पर। क्लियर? चल तो आगे बात करें, यहां डेटा इज गैदर्ड थ्रू सर्वे, ठीक, a systematic method for collecting and analyzing data related to economic conditions and population behavior। अब ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, ये सर्वे के थ्रू किया जाता है। सर्वे जो है एक मेथड होती है एक्चुअल में, जिसमें आपने देखा होगा कई बार आपको गूगल पे सर्वे दिख जाता है, कई बार आपके घर पर कुछ लोग आते हैं, कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, वो आपसे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बेसिस पर वो चीजों को टिक करते हैं, ठीक है। सो डेटा को कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करने का एक सिस्टमैटिक मैनर होता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉपुलेशन बिहेवियर। और इसी तरह से क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, फिर उसे एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में डिसीजन जो है यहां पर लिए जाते हैं, ठीक। So economist analysis alternatives and opportunity cost to help entities formulate a policy। ठीक, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं किन चीजों का, अल्टरनेटिव्स का, क्योंकि जो भी रिसोर्स होता है उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। सो इकोनॉमिस्ट पहले एनालिसिस करेंगे इन अल्टरनेटिव्स का, फिर देखेंगे कि जिस चीज को हम छोड़ रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जिससे क्या होता है, जो एंटिटीज हैं उन्हें उसमें हेल्प मिल जाती है कि पॉलिसी बनाना कैसे है। क्लियर? अ कोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एक्चुअल में ये पॉलिसी क्या होता है, तो समझो पॉलिसी क्या है एक्चुअल में। पॉलिसी का मतलब ये हुआ अ कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन आगे जाकर होने वाला है, ठीक है, किसी भी कंडीशन को बेहतर करने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है ना। जैसे कि हम बात करें 5 ईयर प्लान्स बने, या फिर हम बात करें अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। सो वो क्यों आई है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। तो पहले एनालिसिस किया गया होगा, उसके लिए बजट एलोकेट किया गया होगा। कैसे किया गया होगा, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा गया होगा, उसके बाद में बजट एलोकेशन हुआ होगा, देन ये समझ में आया होगा कि आगे जाकर इस पॉलिसी पर काम करना है और इस तरीके से क्या करना है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। क्लियर? सो ये जो सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ये पॉसिबल हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। सो इकोनॉमिक्स में गैस वर्क नहीं होगा, सब कुछ डेटा पर बेस्ड होने वाला है, स्टैटिक्स पर बेस्ड होने वाला, उनका एनालिसिस होगा, देन क्या किया जाएगा, डिसीजन लिए जाएंगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग के बारे में। अब देखो ये जो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है उसकी बात करते हैं कि इससे होगा क्या, व्हाट डज इकोनॉमी डील विद। सबसे पहली चीज है पॉलिसी मेकिंग। सो एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट कितना टैक्स ले ये भी डिसाइड करने के लिए पहले डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंपोज करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट के पास में जो रेवेन्यू आ जाता है उस फंड को कहां एलोकेट करना है जिससे मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो सके, इसके लिए पहले डेटा को एनालिसिस किया जाता है। सो पॉलिसी मेकिंग के लिए, मतलब जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होने वाले हैं उनके लिए भी डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें बिजनेस कंसल्टिंग। सो हेल्पिंग फर्म्स प्लान ग्रोथ और एफिशिएंसी। अब अगर किसी फर्म को क्या करना है, अपनी ग्रोथ प्लान करनी है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो पहले डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो क्या कर पाएंगे, एक प्लान बना पाएंगे। जो प्लान बनाएंगे उनसे ही उनकी ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में। सो स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड एंड टीचिंग, मतलब जो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, अब आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड चलता है इकोनॉमी का, है ना। कभी क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखाई देती है, कभी स्लो डाउन दिखाई देती है, गैलोपिंग दिखाई देती है। सो ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये भी कैसे पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि डेटा को स्टडी किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है। क्लियर? फिर बात करें फाइनेंस के बारे में। सो एडवाइजिंग इन्वेस्टर ऑन एलोकेशन। जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा फंड है, अब मुझे क्या करना है, उस फंड को इन्वेस्ट करना है जिससे मैं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। सो उसका एलोकेशन कैसे हो पाएगा, मैं पहले डेटा को एनालिसिस करूंगा, देन उसके बाद में क्या करूंगा, मैं अपने फंड्स को एलोकेट करूंगा। सिमिलर चीजें जो है यहां पर आपको दिख रही होगी, स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है वो यहां पर ये क्लियरली विजिबल हो गए होंगे कि पॉलिसी मेकिंग इनका काम है, बिजनेस कंसल्टिंग काम है, रिसर्च एंड एजुकेशन और फाइनेंस के लिए एडवाइस देना, ये सभी क्या काम है, ये काम है एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट के।
क्लियर? सो ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई और सभी चीजें किस पर बेस्ड है? डेटा पर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? आपने सुना होगा बहुत बार इकोनॉमिक सर्वे नाम का टर्म। ये एक्चुअल में जो टर्म है ये एक रिपोर्ट से रिलेट करता है, ठीक है? तो जब भी बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके पहले एक रिपोर्ट आती है, ठीक? रिपोर्ट आती है जो पूरे ईयर में गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट करा था, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, उससे बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, उन सभी चीजों को एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे। क्लियर? सो यहां पर देखिए रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? सो ओवरव्यू की जब हम बात करते हैं, एन एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट प्रियर टू द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट प्रेजेंट करने के पहले जो रिपोर्ट लाई जाती है, जो ये बताती है एनालिसिस करके कि कितने फंड का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है और नहीं हुआ है, उसे ही इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। ध्यान रखना, बनाता कौन है? तो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या होने वाला है, क्यों बनाई जा रही है रिपोर्ट? तो देखो, रिव्यू द पास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब जो पास्ट में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है उसे रिव्यू किया जाता है अक्रॉस मेजर सेक्टर्स। जैसे कि बात करें एग्रीकल्चर, बात करें इंडस्ट्री, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। सो ये जो सारी चीजें, ये जो सेक्टर्स है, इन्हें एनालिसिस किया जाता है कि एग्रीकल्चर में हमने 1000 करोड़ का फंड दिया था, ठीक है? तो क्या प्रोडक्शन बूस्ट हुआ है? क्या अब हमें इसे 1100 करोड़ कर देना चाहिए या फिर इसे 900 करोड़ कर देना चाहिए? तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी? इकोनॉमिक सर्वे जो है इन सभी चीजों को एनालिसिस करता है। क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, क्या सर्विस बेटर हुई है, क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है और क्या इन्फ्लेशन पर इसका सही इंपैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है? सो ये सारी चीजें जो है वो कौन बता देता है? इकोनॉमिक सर्वे बता देता है। एंड एक्ट एज अ डेटा ड्रिवन पॉलिसी ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अब फ्यूचर में जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है ये, कि लास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म करा हमारी इकोनॉमी में, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉलिसीज को फ्रेम करने वाले। क्लियर? सो आई होप ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक के बारे में। अब देखो क्या होता है, इस पिक्चर पर ध्यान देना। यहां पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि क्वेश्चंस दैट इकोनॉमिक्स सीक्स टू एड्रेस, मतलब इकोनॉमी का काम क्या है। ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में भी करी थी, पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन इकोनॉमी के सामने आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलता है? अब हमारे पास में अनलिमिटेड वांट है पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ये चीज क्लियर है। अब ये जो अनलिमिटेड वांट है इसे फुलफिल करना है तो इसके लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब इन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, तब जाकर क्या कर पाएंगे हम, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का। क्लियर? चल, तो यहां पर देखो, एनी मिसमैच बिटवीन द अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज गिव्स राइज टू द 3 क्वेश्चन दैट द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स सीक टू एड्रेस। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि एक्चुअल में अनलिमिटेड वांट जो है ना, और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनके बीच में जब भी मिसमैच होता है तो ये 3 बड़े क्वेश्चन निकल कर आते हैं और इकोनॉमी का ये काम होता है कि वो इन्हें एड्रेस करें, ठीक है? तभी एक इकोनॉमी सही तरह से काम कर सकती। क्लियर? चलिए, सो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, व्हाई डू गुड इकोनॉमिक डिसीजन डिपेंड ऑन डेटा एंड एनालिसिस रेदर देन गैस वर्क। मैंने आपको बार बार कहा कि इकोनॉमी में गैस वर्क नहीं चलता, ठीक है? इकोनॉमिक डिसीजन, अगर आपको अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन लेने, गुड इकोनॉमिक डिसीजन यहां पर बनाने हैं तो क्या करना होगा, डेटा और एनालिसिस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों है ऐसा? तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहली चीज, अवॉइड रिस्क एंड लॉस। सो यहां पर रिस्क को अवॉइड किया जाता है क्योंकि, और लॉस अवॉइड होगा। कैसे होगा? सो गैस वर्क कॉज रिसोर्सेज वेस्टेज एंड फाइनेंशियल लॉस। डेटा प्रोवाइड फैक्ट टू एक्यूरेटली असेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सो एक्चुअल में अगर हम गैस वर्क करते हैं तो मे भी हो सकता है कि अभी वो चीज़ें गलत भी हो जाए, पर जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं तो हम उससे सारे के सारे रिस्क को पहले ही एक्सेस कर पाते हैं और साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगा पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे वेस्टेज नहीं होता है, रिस्क जो है और जो लॉस की पॉसिबिलिटीज़ है वो
कम हो जाती। ठीक है, फिर बात करते हैं इवैल्यूएट ट्रेड ऑफ। सो हेल्प इकोनॉमिस्ट मेजर द एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आउटकम्स ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब जब भी डिसीजन लिए जाते हैं, दो अल्टरनेटिव में से किसी एक को चूज किया जाता है, अगर डेटा हमारे पास होता है तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल पाते हैं उस फॉरगॉन प्रोडक्ट की। ठीक है, मतलब जिस अल्टरनेटिव को हम चूज नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरा अल्टरनेटिव जिसे हम चूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है, वो भी डेटा के बेसिस पर हम निकाल पाते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि गैस वर्क ना किया जाए, क्या किया जाए, डेटा और एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लिए जाए। एनेबल स्मार्ट प्लानिंग। अब अगर डेटा होता है और एनालिसिस करते हैं तो उससे स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। सो फैमिलीज बैलेंस एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेविंग। मतलब क्या, फैमिलीज जो है उनकी क्या एसेंशियल नीड है, क्या नॉन एसेंशियल नीड है, और कैसे वो सेविंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसके बेसिस पर हो पाएगी, जब डेटा होगा तो ही ये पॉसिबल हो पाना है। फिर बात करते हैं बिजनेसेस स्टडी मार्केट ट्रेंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब बिजनेस क्या करते हैं, पहले मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, देन उसके बाद में अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाता है। वैसे ही गवर्नमेंट यूज रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, रिपोर्ट का यूज करती है, लाइक द इकोनॉमिक सर्वे टू प्लान वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। जिससे क्या हो पाता है कि गवर्नमेंट को एक्चुअल में क्या करना है, जो लिमिटेड बजट उसके पास अवेलेबल है उसे एलोकेट करना है। सो वेलफेयर प्लानिंग करना है और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करना है। तो कहां पर स्पेंड करें जिससे मैक्सिमम क्या हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके, वो सभी एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस कैसे होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बेसिस पर कर दिया जाता है। क्लियर? सो ये समझ में आ गया कि गुड इकोनॉमिक डिसीजन अगर लेने हैं तो उसके लिए डेटा और एनालिसिस कितना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन द गैस वर्क। क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे। यहां बात अब हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन की, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। हमें ये बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता क्या है, स्टेट हु प्रिपेयर इट एंड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड। तो हमें ये तो पता है इन दोनों सवालों के जवाब कि कौन प्रिपेयर करता है। तो हमें पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करती है, इसे प्रिपेयर करने का काम करती है। प्रेजेंट कब किया जाता है, सो हमें यह भी पता है कि जो बजट होता है ना, उसके पहले क्या किया जाता है, इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअल में है क्या। तो क्या है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, हमने अभी समझा कि एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक रिपोर्ट है जो डेटा पर बेस्ड है। तो देखो, एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिव्यूइंग इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस की सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट ओवर द पास्ट ईयर। सो पास्ट ईयर में ये सभी के सभी की सेक्टर जो है उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, उनका एनालिसिस करके तैयार की गई एक रिपोर्ट जो है वही है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस एक्चुअल में ये है दैट इट आउटलाइंस फ्यूचर इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो फ्यूचर में आने वाली इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसे पहले ही आउटलाइन कर देता है, क्योंकि पूरा डेटा पर बेस्ड है। एड्स पॉलिसी डिसीजन, मतलब जो पॉलिसी डिसीजन होने वाले हैं उन्हें लेने में हेल्प करता है। एंड एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर यूनियन बजट, और साथ ही साथ में जो यूनियन बजट है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है कि अब जो आने वाला बजट है वो इस टाइप से फ्रेम करना होगा, इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम करना होगा। क्लियर? प्रिपेयर्ड बाय की बात करें तो हम बता ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब प्रेजेंट किया जाता है, सो पार्लियामेंट में एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, मतलब यूनियन बजट के जस्ट पहले से प्रेजेंट किया जाता है। सो आई होप ये भी आपको क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट चीज की जो होने वाली है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो एक्चुअल में अब हमें ये देखना है कि जो रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है ना। अब उनका यूटिलाइजेशन आपको करना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पर देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। सो डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, जैसे कि चूजिंग बिटवीन शुगर केन फॉर प्रॉफिट वर्सेस मिलेट एंड पल्सेस फॉर सॉइल हेल्थ एंड वाटर कंजर्वेशन। अब देखो, अगर कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके पास में दो अल्टरनेटिव है, या तो वो शुगर केन ग्रो कर सकता है या फिर वो पल्सेस या फिर मिलेट्स ग्रो कर सकता है। दोनों के कुछ बेनिफिट है और दोनों के कुछ लॉसेस हैं। अगर वो शुगर केन ग्रो करता है तो उसे मॉनेटरी बेनिफिट बहुत सारे होने वाले हैं, पर जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कि बात करें वाटर की, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वो मिलेट या फिर पल्सेस को ग्रो करता है तो क्या होगा, उसे मॉनेटरी बेनिफिट तो कम होगा, पर
पर सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। सो इन दोनों के बीच में एक फार्मर को सबसे पहले चूज करना होगा कि उसे क्या चाहिए है। सो ये तभी डिसाइड हो पाता है जब हम क्या करते हैं, इन दोनों चीजों का एनालिसिस करते हैं, दोनों अल्टरनेटिव का, फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करते हैं, उससे हमें पता लग पाता है दैट व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस। क्लियर। फिर बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्टेड बेस्ड ऑन नीड्स, इनकम एंड परचेसिंग पावर। अब जो टारगेटेड ऑडियंस रहती है, ठीक है, उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। कैसे सिलेक्ट करोगे, पहली चीज उनकी नीड क्या है, दूसरी चीज इनकम क्या है, और तीसरी चीज परचेसिंग पावर क्या है, सभी को समझेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, जस्ट इमेजिन सीजन चल रहा है बारिश का, ठीक है, रेनी सीजन है ना। यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, रेनी सीजन चल रहा है। ठीक है, अब ये रेनी सीजन में आप बताओ एक इंडस्ट्री को किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, उसे यहां पर रेन कोट बनाने चाहिए या फिर उसे स्वेटर बनाना चाहिए। सो अभी जो नीड है वो किस चीज की होने वाली है। सो आप बोलोगे ऑब्वियस है सर, नीड रेनकोट की होने वाली है। सो स्वेटर का प्रोटेक्शन क्यों करेंगे, है ना, ये तो विंटर्स में इसकी नीड होगी, तो क्या करना चाहिए इस समय पर, रेनकोट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, मतलब क्या, नीड। ठीक है, अब ये जो रेनकोट है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है किस चीज पर, कि वहां पर रहने वाली जो ऑडियंस है उसकी इनकम कितनी है और साथ ही साथ में उसकी परचेसिंग पावर कितनी है इस चीज पर। ठीक है, सो ये परचेसिंग पावर क्या होता है, परचेसिंग पावर का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आपकी विलिंगनेस तो है किसी भी चीज को खरीदने की, ठीक है, पर आपके पास में क्या उतना अमाउंट अवेलेबल है, अगर है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी परचेसिंग पावर। जस्ट इमेजिन हम बात करें कि हम कार परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में हमारे पास बजट है ऑल्टो लेने का और हम यहां पर ड्रीम देख रहे हैं BMW लेने का। सो ये हमारी परचेसिंग पावर से बाहर चले जाएगी BMW, पर हमारे पास परचेसिंग पावर रहेगी किसकी, ऑल्टो की। सो ओवरऑल ये सारी चीजों को एनालिसिस करा जाता है, तब जाकर पता लगता है कि हमारी ये टारगेटेड ऑडियंस एक्चुअल में है कौन। एग्जांपल की बात करें यहां पर, सो यहां देखिए जैसे कि स्कूल शूज फॉर स्टूडेंट्स, क्या हमें स्कूल शूज बनाने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर फॉर्मल लेदर शूज बनाने चाहिए जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए, या फिर स्पोर्ट शूज बनाने चाहिए एथलीट्स के लिए। सो ये सारी चीजों को पहले एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना और क्या प्रोड्यूस करना। क्लियर। सो आई होप इन एग्जांपल से और क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर कैसे मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में। अब देखो हमारे पास में जब भी हमें क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है किसी भी चीज का, ठीक, तो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर हम यही समझने वाले हैं कि डिसाइडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम साथ में कंबाइन करते हैं तब जाकर क्या हो पाता है, कोई चीज प्रोड्यूस हो पाती है। जिसमें सबसे पहला क्या होने वाला है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो होने वाला है लैंड। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज, फील्ड या फिर वाटर, ठीक है, ये सभी हम एक ही अम्ब्रेला टर्म के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज लैंड। मतलब कितनी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ में फील्ड और साथ ही साथ में वाटर। अगर आप यहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है यहां पर फील्ड चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कर पाओगे। तो पहला फैक्टर ये हो गया। अब अगर प्रोडक्शन करना है तो क्या फील्ड पे अपने आप अगर आप पानी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा क्या, नहीं, उसके लिए लेबर चाहिए। मतलब क्या, सबसे पहले तो ह्यूमन वर्क या फिर हम बात करें फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। अब जो एक पर्सन होगा वो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल वर्क करेगा, ये सोचेगा, प्लानिंग करेगा कि मुझे क्या ग्रो करना चाहिए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, यहां पर अपना फिजिकल एफर्ट लगाने वाला है। मतलब क्या, जो ह्यूमन वर्क है वो होने वाला है कि वहां पर कल्टिवेशन किया जाएगा, उस फील्ड को पहले प्रिपेयर किया जाएगा, वहां पर सीड्स को डाला जाएगा, देन हार्वेस्ट किया जाएगा। क्लियर। सो लेबर भी क्या हो जाता है, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। फिर बात करते हैं कैपिटल की। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन वहां पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें कुछ पे तो करना पड़ेगा ना। साथ ही साथ में हम बात करें कि हमें सीड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फील्ड को प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कैपिटल, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। मतलब फाइनेंशियल वेल्थ, फैक्ट्रीज, मशीनरी एंड रोड, ठीक है। सो ये जो कैपिटल है जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा तब तक ये प्रोडक्शन हो पाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, दैट इज टूल, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, साइंटिफिक नॉलेज
नॉलेज एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये चारों के चारों फैक्टर जब साथ में कंबाइन होते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आ पाता है। सो कैसे करते हैं प्रोडक्शन, ये चीज समझ में आ गई। हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर मिल गया कि एक्चुअल में क्या करना है, कंबाइन करना है सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तब जाकर क्या हो पाएगा, ये पता लग पाएगा कि हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे करना है, किस चीज का प्रोडक्शन होगा और उससे बेनिफिट कितना मिलने वाला है। क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में। अब ध्यान देना, दो टाइप की प्रोडक्शन टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। सबसे पहले जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, सो रिलाइज मोर ऑन ह्यूमन वर्कर्स। ठीक है, जैसे कि कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। अब देखो, जिस जगह पर ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक, तो वो जो है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लेबर इंटेंसिव। जैसे कि हम एग्रेरियन एक्टिविटीज को देखते हैं तो वहां पर ह्यूमन एफर्ट आपको ज्यादा दिखाई देते हैं रेदर देन द मशीन्स। ठीक है, सो इसे क्या कहा जाता है, लेबर इंटेंसिव। वहीं हम जब बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव की, तो इसका मतलब होता है रिलाइज मोर ऑन मशीनरी एंड ऑटोमेशन। मतलब ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना जो एक्चुअल में मशीनरी और ऑटोमेशन से ज्यादा हो सकती है। दैट इज कॉमन इन स्टील एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। जब ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहां पर आपको ह्यूमन से ज्यादा मशीन्स दिखाई देने वाली है, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। पर जहां पर ह्यूमन वर्कर ज्यादा दिखाई देंगे, दैट इज ह्यूमन इंटेंसिव, दैट इज लेबर इंटेंसिव। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई कि प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होती है। सो ध्यान रखिएगा, दो टेक्निक होती है, अब दोनों टेक्निक अलग अलग जगह पर यूज होती है। क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे एक और क्वेश्चन की, हाउ डज डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, जब हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है उन चीज के बीच में बैलेंस, कि या तो हमें शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर काम करना होता है, तभी हम सस्टेनेबल लाइफ को क्या कर सकते हैं, यहां पर जी सकते हैं। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि अगर एक फार्मर शुगर केन ग्रो करता है तो उसे नो डाउट मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, पर वो पल्सेस और मिलेट्स को ग्रो करता है तो सॉइल हेल्थ बेटर रहेगी, मतलब एनवायरमेंट जो है वो सस्टेनेबली क्या होने वाला है, यहां पर यूज होने वाला है। क्लियर। सो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है ऐसी चीज को डिसाइड करना जो दोनों को बैलेंस कर सके, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर। तो चलो यहां पर बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, इवेल्युएट करना होता है ट्रेड ऑफ्स को, दैट इज चूजिंग व्हाट टू प्रोड्यूस बैलेंस इमीडिएट प्रॉफिट अगेंस्ट फ्यूचर रिसोर्स हेल्थ। मतलब दोनों चीज हमें करनी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हेल्थ जो है वो सही नहीं रहेगी सॉइल की, तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। सो सिर्फ आज के प्रॉफिट के लिए हम फ्यूचर को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए इनके बीच में सबसे पहले बैलेंस बनाना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रोडक्ट को चूज करना होगा। फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म गेन की। सो हाई प्रॉफिट ऑप्शन, दैट इज एग्जांपल में शुगर केन, ब्रिंग फास्ट रेवेन्यू बट कंज्यूम हैवी रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर। शुगर केन अगर आप ग्रो करते हो तो क्या होगा, रेवेन्यू तो बहुत अच्छा मिलेगा, पर ग्राउंड वाटर जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होना चालू हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की। सो सस्टेनेबल ऑप्शन जैसे कि मिलेट्स एंड पल्सेस कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट द सॉइल हेल्थ। सो यहां पर सॉइल हेल्थ और वाटर को कंजर्व करना है, अगर एनवायरमेंट को बचाना है, तो मिलेट्स और पल्सेस जो है उन्हें ग्रो किया जा सकता है। अब इनमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया था हाउ डज डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तभी तो पॉसिबल है। सो चूजिंग द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मींस गिविंग अप ऑन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट, सेव्ड वाटर एंड हेल्थियर सॉइल। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं, सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं या फिर हम अभी सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अभी प्रॉफिट चाहते हो तो फॉर श्योर आप शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस करोगे। अगर आप चाहते हो कि हम सस्टेनेबली ग्रो करें तो आप लॉन्ग टर्म गोल पर भी फोकस करोगे। अगर आप दोनों चीज चाहते हो तो एक सीजन में शुगर केन ग्रो कर लो, बट दूसरे सीजन में पल्सेस और मिलेट्स को भी ग्रो करो।
क्लियर? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, द बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, व्हाई इज एनालाइजिंग कंज्यूमर डिमांड एंड इनकम लेवल एसेंशियल बिफोर अ फर्म डिसाइड व्हाट एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब जब एक फर्म को कुछ प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करने से पहले वो कंज्यूमर की डिमांड और इनकम लेवल को क्या करती है, एनालिसिस करती है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्यों करती है ऐसा ये बताना है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहली चीज प्रिवेंट रिसोर्स वेस्टेज। अब इसमें वही एग्जांपल की बात करते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, रेनकोट की जगह स्वेटर बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज है वो बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अभी रेनकोट की डिमांड थी तो पहले डिमांड को समझ लिया जाए, परचेसिंग पावर को समझ लिया जाए, देन उसके बाद में प्रोडक्शन किया जाए, तभी क्या हो पाएगा, रिसोर्सेज के वेस्टेज को रोका जा सकता है। सो प्रिवेंट द रिसोर्स वेस्टेज, एंश्योर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन राइट क्वांटिटीज, अवॉइडिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड वेस्टेड रिसोर्सेज। ठीक है, सो प्रोडक्शन भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि सेल ही ना हो, और सेल नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर लॉस हो जाने वाला है। फिर बात करते हैं मैचेस टारगेट मार्केट नीड। ठीक है, सो देखो, हेल्प सेलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, एग्जांपल अफोर्डेबल सिंथेटिक शूज फॉर डेली वर्कर वर्सेस प्रीमियम लेदर शूज फॉर ऑफिस वर्कर। अब जो ऑफिस वर्कर हैं उन्हें कैसे प्रीमियम शूज चाहिए, तो पहले ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वहां पर कितने ऑफिस वर्कर है और कितने डेली वर्कर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो डेली वर्कर है उनको थोड़े से अफोर्डेबल शूज चाहिए सिंथेटिक, और लेदर शूज चाहिए ऑफिस वर्कर को, तो पहले इनका क्वांटिटी क्या है ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अलाइन प्राइसिंग विथ इनकम, मतलब जितनी इनकम है ना, उसे पहले एनालिसिस करो, तब जाकर हम अपनी प्राइसेस को भी वैसा ही रखें। सो एंश्योर प्रोडक्ट आर प्राइस्ड सो द टारगेटेड ऑडियंस कैन एक्चुअली अफोर्ड देम। अगर ऐसा किया जाए कि 5000 रुपीज का एक डेली वर्कर के लिए पेयर दे रहे हैं हम शूज का, हमने प्राइस रख दी, तो क्या कोई खरीदने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पर वहीं हम अगर ये सेम प्राइस किसके लिए रखते हैं, ऑफिस वर्कर के लिए, तो फॉर श्योर वो परचेस कर लेंगे। सो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उनकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो अलाइन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में एंश्योर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, सो गारंटीज स्टडी सेल्स बाय मेकिंग प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर एक्टिवली वांट एंड कैन बाय। सो हमें यहां पर ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में अगर हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए, मेकिंग प्रोडक्ट डेट कंज्यूमर एक्टिवली वांट, मतलब कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए क्या है, पहले ये पता लगाओ, तभी जाकर तो वो क्या करने वाले हैं, उसे यहां पर खरीदने वाले हैं। सो हम वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी क्या होगी, डिमांड होगी। तो समझ में आ गया कि कंपनी कभी भी कुछ भी प्रोड्यूस करने से पहले और किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये करने से पहले क्या करती है, एनालिसिस करती है डिमांड के बारे में और साथ ही साथ में इनकम के बारे में, देन क्या करती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। क्लियर? चलिए, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करेंगे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। ठीक है, अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो देखो, the economic system defines the overall framework through which a country organizes the production, distribution and consumption of resources. ठीक है, अब हर कंट्री में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, अपने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करते हैं। ठीक, कहीं पर ऐसा होगा कि कोई मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होगा, कहीं पर प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा। सो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में ये बताती है द इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइन द ओवरऑल फ्रेमवर्क थ्रू विच अ कंट्री ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वहां पर जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें किस तरीके से प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कैसे कंजम्पशन हो रहा है, ये जो पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है एक कंट्री का, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? अब क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन से टाइप की चीजें होती है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लान्ड इकोनॉमी की। व्हाट इज प्लान्ड इकोनॉमी?
सो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होता है। समझना कैसे, मतलब एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाकर रखा गया है, सभी को उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, काम करना है, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी। सो देखो, एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर रिसोर्सेज एलोकेशन, आउटपुट टारगेट्स एंड प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब जिस इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि रिसोर्स को कहां एलोकेट किया जाएगा, कैसे आउटपुट टारगेट होने चाहिए कि इतना प्रोडक्शन करके इतना सेल करना ही है, और जो प्राइजेस है वो भी सब कौन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर। सो रिसोर्सेस ओनरशिप रेस्ट मोस्टली विद द स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट है उसी के पास में मोस्टली ओनरशिप होने वाली है रिसोर्सेस की। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग लिमिट यहां पर होने वाली है, लिमिट्स द प्राइवेट एंटरप्राइज कंपटीशन एंड इनोवेशन। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा इंटरवेंशन करती है, ठीक है, तो जो प्राइवेट एंटिटीज होती है उनके लिए स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग होती है, मतलब हर चीज का प्रोडक्शन वो नहीं कर सकते। प्रोडक्शन करना है तो पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में इनोवेशन और कंपटीशन जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। पर ये इकोनॉमी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी तो होगा। एग्जांपल की यहां पर बात करते हैं, फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, ये इसी सिस्टम को फॉलो करते थे, ठीक है। इवन हमारे इंडिया में भी एक समय पर सोशलिस्ट इकोनॉमी दिखाई देती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, ठीक। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये देखा जाता है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो टारगेट गवर्नमेंट जब सेट करती है, ठीक, और स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करवाती है, तो वहां पर प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है। क्लियर। सो सभी के कुछ ना कुछ बेनिफिट है और कुछ ना कुछ यहां पर जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी देखने को मिलने वाली है, मतलब इनोवेशन नहीं हो पाएगा, कंपटीशन रही रहेगा, तो मे भी हो सकता है कि क्वालिटी जो है वो बेटर ना हो पाए, ठीक। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इन प्लान्ड इकोनॉमी। चलिए आगे बात करेंगे किसके बारे में, मार्केट इकोनॉमी के बारे में। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सो एक्चुअल में यहां पर क्या होने वाला है, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द रिसोर्सेस एलोकेशन एंड द प्राइस आर डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द मार्केट फोर्सेस। मतलब क्या, यहां पर जो काम करने वाला है वो क्या करने वाला है, मार्केट फोर्सेस यहां पर काम करने वाले। दो मार्केट फोर्सेस होते हैं, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। सो मार्केट फोर्सेस यहां पर डिसाइड करने वाले हैं कि रिसोर्सेस कैसे एलोकेट किए जाएंगे और चीजों की प्राइसेस क्या होने वाली है। ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर गवर्नमेंट का काम क्या रह जाता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि पब्लिक गुड प्रोवाइड करो, मतलब क्या, जो असेंशियल्स है, जैसे कि बात करें पक्का रोड बनाकर देना, ब्रिजेस बनाकर देना, ये सारी चीजें क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, ठीक। बाकी सारी चीजें जो है, रिसोर्स का एलोकेशन, ये सब कैसे डिसाइड होगा, ये डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट पे डिसाइड होगा। मतलब जो मार्केट इकोनॉमी है वो एक्चुअल में जो मार्केट फोर्सेस है उसके बेसिस पर चलती है, रेदर देन द गवर्नमेंट डिसीजन। क्लियर। देखो फिर आगे, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनीज होल्ड ओनरशिप ओवर लैंड, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, हाई कंपटीशन डिराइव द क्वालिटी एंड इनोवेशन। अब इस जगह पर क्या होता है, इस मार्केट इकोनॉमी में, इसमें यह होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, और यहां पर जो इंडिविजुअल्स है उनके पास ज्यादा ओनरशिप देखने को मिलेगी रेदर देन द स्टेट, ठीक। जिससे क्या होता है, जिससे कंपटीशन बढ़ता जाता है कंटिन्यूअसली, और साथ ही साथ में यहां पर इनोवेशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी भी इनहैंस होगी प्रोडक्ट्स की। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, यूएसए, जापान एंड हांगकांग, सो यहां पर आपको ऐसा ही इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहां देखो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप इन अ मार्केट इकोनॉमी। अब यहां पर देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखना, गवर्नमेंट रोल एंश्योर द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर विदाउट कंट्रोलिंग प्राइजेस। मतलब गवर्नमेंट यहां पर प्राइजेस कंट्रोल नहीं करेगी, ये प्राइजेस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगे। क्लियर। पर जब हम प्लान्ड इकोनॉमी देख रहे थे तो प्राइजेस भी कौन डिसाइड कर रहा था, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। फिर यहां पर देखो, प्राइवेट ओनरशिप, इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस ओन फैक्ट्री, शॉप एंड लैंड। तो यहां पर जो मार्केट इकोनॉमी, उसमें क्या होने वाला है, जो ओनरशिप होने वाली है, जो हमने प्लान में देखा था स्टेट के पास है, अब ये ओनरशिप जो है इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के पास होने वाली है। क्लियर। मतलब प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलने वाली है और यहां पर ज्यादा इनोवेशन भी देखने को मिलेगा। क्लियर।
सो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों को जब अमलगमेट कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, तो एक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है जिसे कहा जाता है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, जो हमारे इंडिया में आपको दिखाई देगी, द मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन विच द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को एक्सिस्ट। मतलब क्या हो रहा है, अब यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों दिखने वाले हैं, गवर्नमेंट भी रहेगी, इंटरवेन तो करेगी पर लिमिटेड करने वाली है, प्राइवेट ओनरशिप भी रहेगी पर क्या होने वाला है, वो भी लिमिटेड होने वाली है, मतलब दोनों साथ में को एग्जिस्ट करने वाले हैं एंड कंपीट विथ ईच अदर इन द मार्केट। द प्राइवेट प्लेयर आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड। अब देखो क्या होने लगा है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ एक्चुअल में, तो मैक्सिमम कंट्रीज में आपको मिक्स्ड इकोनॉमी ही दिखाई देगी, जहां पर गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है और प्राइवेट एंटिटीज भी क्या कर रही होती है, यहां पर इनोवेशन भी कर रही होती है, क्वालिटी को बेहतर भी कर रही होती है और कंपटीशन भी हो रहा होता है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम बात करें जिस इकोनॉमी में, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, गवर्नमेंट भी और साथ ही साथ में मार्केट फोर्सेस भी, उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, मिक्सचर हो जाता है। क्लियर? सो द गवर्नमेंट एक्टिवली प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, जैसे मार्केट इकोनॉमी में कर रही थी। गुड सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट एक्सक्लूजन, मतलब सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि पार्क, रोड, पुलिस, स्ट्रीट लाइट या फिर बेसिक एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें सभी को प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी एक्सक्लूजन। ठीक है, और बाकी क्या होने वाला है, बाकी मार्केट फोर्सेस जो है वो चीजों को डिसाइड करने वाले हैं। सो दोनों मिलकर जहां पर साथ में काम करते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। सो ये तीनों की तीनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम यहां पर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, कि हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या हमेशा से मिक्स्ड लेवल पर दिखाई देता है या फिर कुछ अलग हुआ करता था। तो जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके जस्ट बाद की बात करें, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा फॉलोड अ स्टेट लेड अप्रोच लीनिंग toward a planned economy with heavy public sector dominance and licensing regulation. So actual में जब हम आजाद हुए थे in the year 1947, ठीक है, कब आजाद हुए हम, 1947 में ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहां से चले गए। इस समय पर एक्चुअल में नेहरूवियन एरा चल रहा था। ठीक है, कौन सा एरा, इसे कहा जाता है नेहरूवियन एरा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ अलाइनमेंट इस समय पर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई थी कि वो ग्लोबलाइज होकर क्या कर सके, बाकी कंपटीटर से फाइट कर सके। इसलिए इस समय पर यह कोशिश की गई कि क्या किया जाए, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा क्लोज्ड रखा जाए, प्लान्ड इकोनॉमी के बेसिस पर काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहे, जिससे जो पब्लिक वेलफेयर है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके रेदर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखाई देगा, पर जब ये सिस्टम लंबे समय तक चलता है तो इससे कुछ लॉसेस भी होते हैं। इस कारण इन द ईयर 1991 एक रिफॉर्म होता है, जिस रिफॉर्म को एक्चुअल में कहा जाता है LPG। क्या कहा जाता है, LPG। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो 1991 के टाइम पर होता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, ट्रांजिशन इनटू अ मार्केट ओरिएंटेड मिक्स्ड इकोनॉमी बाय डीरेगुलेशन, ओपनिंग टू ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपांडिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेशन। अब देखो क्या हुआ, ये 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए, ठीक, इस LPG रिफॉर्म्स ने एक मेजर चेंज करा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है अब स्ट्रांग हो चुकी थी कि हम ग्लोबलाइज होकर क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपटीटर से फाइट कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अपनी क्वालिटी को अगर हमें एनहांस करना है, हमें यहां पर प्राइजेस को और बेहतर करना है, तो क्या करना होगा, उसके लिए सॉरी उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना होगा। और फाइनली इन द ईयर 1991 आपको दिखाई देगा कि हमारी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक, सो प्लांट से मिक्स की तरफ हम कब बढ़े ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सो आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। LPG का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे और यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट इकोनॉमीज ऑफन सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ इनोवेशन एंड लोअर प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हमें यह बताना है कि जो प्लांट इकोनॉमी होती है उसमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि इनोवेशन बहुत कम होते हैं और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर रह जाती है। इसका क्या कारण है, अब चलिए यहां पर फटाफट बता देते हैं। इसका कारण क्या है, सबसे पहली चीज है लैक ऑफ कंपटीशन। अब सोच कर देखो, अगर
आपकी क्लास में, है ना, जो टॉपर है, जस्ट इमेजिन आपका जो एग्जाम है वो होता है 100 मार्क्स का, 100% का होता है, ठीक है, 100% होते हैं आपके एग्जाम में पूरे। अब आपकी क्लास का जो टॉपर है, ठीक, जो टॉपर है वो कितने परसेंट लेकर आ रहा है, वही बस 50% लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन तो बहुत ही लो है आपके यहां पर। अगर कंपटीशन इतना लो है तो आप क्यों सोचोगे कि मैं 99 परसेंटाइल स्कोर करूं, राइट मतलब कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर प्लान्ड इकोनॉमी में कंपटीशन होता नहीं है। सो इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ कंपटीशन, स्टेट कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट फर्म, एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर टू इंप्रूव क्वालिटी। और इसी कारण क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे मन में यही होता है कि हमें तो सिर्फ इतना ही अच्छा करना है क्योंकि टॉपर ही इतना कर पा रहा है, बट एक्चुअल में होना कितना चाहिए, इतना। सो अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, तो उसके लिए कंपटीशन नेसेसरी है, पर प्लान्ड इकोनॉमी में ये अब्सेंट होता है। क्लियर। फिर बात करते हैं टारगेट ड्रिवन प्रोडक्शन की। सो फर्म फोकस ऑन मीटिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टारगेट रेदर देन सेटिस्फाइंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो यहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इतना ही प्रोडक्शन करना है, तो अब जो प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स है उनके पास टारगेट यही है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, रेदर देन दिस की कंज्यूमर की एक्चुअल में जो नीड है उसे सेटिस्फाई करना है, ठीक। बट जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तो क्या होता है, कंज्यूमर के ऊपर फोकस किया जाता है रेदर देन गवर्नमेंट टारगेट्स, ठीक। फिर बात करेंगे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की, तो यहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी दिखाई देते हैं। सो हैवी लाइसेंसिंग एंड परमिट रूल्स ब्लॉक न्यू बिजनेसेस एंड फ्रेश आइडियाज। तो इनोवेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि नए बिजनेसेस ओपन नहीं हो पाएंगे, इसलिए फ्रेश आइडियाज भी यहां पर नहीं आ पाते, क्योंकि हैवी लाइसेंसिंग यहां पर दिखाई देती। क्लियर। फिर बात करते हैं नो प्रॉफिट इंसेंटिव। So lack of private ownership removes financial motivation to invest in innovation और better technology। अब क्योंकि यहां पर एक्चुअल में क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं, मतलब यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को होने नहीं वाला है, तो कोई भी इनोवेशन और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी मतलब बेटर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि पता है हम कितना ही कुछ भी इनोवेशन कर लें, जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो इसलिए प्लान्ड इकोनॉमी में आपको पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी दिखाई देती है और साथ साथ में लैक ऑफ इनोवेशन दिखता है। क्लियर। चलिए सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट मॉडर्न नेशंस अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेदर देन अ प्योर मार्केट और प्योर प्लान्ड मॉडल। अब हमें यह पता है कि एक्चुअल में आज के समय पर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नेशन जो है उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया है रेदर देन अडॉप्टिंग द प्योर मार्केट और प्योर प्लान्ड मॉडल, ठीक। इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ खराबियां दिखाई दे जाती है। अब क्या क्या खराबी है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अवॉइड मार्केट फ्लॉस, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी के जो फ्लॉस हैं उसे अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज, अब प्योर मार्केट इकोनॉमी कॉजेस हाई इनइक्वालिटी, हाई प्राइजेस एंड नेग्लेक्ट पब्लिक नीड लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब देखो क्या होता है, जहां पर भी मार्केट इकोनॉमी होती है तो वहां पर जो कॉम्पिटिटर है वो एक दूसरे से सिर्फ कंपीट ही कर रहे हैं, ठीक। अब ये कंपीट करने के कारण क्या हो रहा है, किसी किसी की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जा रही है ना, प्राइसेस हाई जाते जा रही है, इनइक्वालिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और साथ ही साथ में जो बेसिक नीड है ना, जैसे कि हम बात करें हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो मार्केट इकोनॉमी, इसमें सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। वही बात आती है जब अवॉइड द गवर्नमेंट फ्लॉस, मतलब गवर्नमेंट जो प्लान्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। सो प्योर प्लान्ड इकोनॉमी कॉजेस प्रोडक्ट शॉर्टेज। अब यहां पर तो कंपटीशन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि हमें ये देखना ही नहीं कंज्यूमर की नीड कितनी है। लो क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कंपटीशन ही नहीं है। एंड लैक ऑफ इनोवेशन ड्यू टू नो कंपटीशन, और कंपटीशन नहीं होने के कारण इनोवेशन भी नहीं हो रहा है। सो दोनों में जो प्रॉब्लम्स है वो हमें समझ में आ गई, इसलिए क्या करा, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नेशंस ने अडॉप्ट करा मिक्स्ड इकोनॉमी को। सो कंबाइंस द बेस्ट फीचर, मार्केट इकोनॉमी से क्या बेस्ट फीचर ले लिए, प्राइवेट बिजनेसेस ब्रिंग एफिशिएंसी, न्यू आइडियाज एंड वैरायटी, ठीक। तो प्राइवेट बिजनेसेस यहां पर क्या करने वाले हैं, एफिशिएंसी लेकर आएंगे, नए आइडियाज आएंगे और वैरायटीज आएगी। वहीं गवर्नमेंट क्या करने वाली है, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी से हमने क्या ले लिया, द स्टेट प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, रोड्स, डिफेंस एंड फेयर रूल्स। तो यहां पर गवर्नमेंट फेयर रूल भी मेंटेन करेगी, डिफेंस भी प्रोवाइड करेगी, अच्छे रोड्स प्रोवाइड करेगी, और ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी जब बन जाता है, तो प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है और साथ ही साथ में सभी चीजें कंट्रोल्ड भी होती है। क्लियर। सो इसलिए ही मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नेशन जो है वो इसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख लेते हैं एक और चीज के बारे में, बैलेंस ग्रोथ एंड इक्वालिटी। इट अलो बिजनेसेस टू मेक प्रॉफिट व्हाइल
वाइल प्रोटेक्टिंग पुअर सिटीजन थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट। ये एक्चुअल में उसका ही कंक्लूजन है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है बिकॉज ये बैलेंस कर रहा है ग्रोथ और इक्विटी को, ठीक है। इट अलो बिजनेसेस टू मेक प्रॉफिट, मतलब बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर पा रही है, पुअर सिटीजन जो है कंट्री के उन्हें प्रोटेक्ट भी कर पा रही है। मतलब दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल हो जाती है इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? सो आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। चल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पर एक और क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्लान्ड इकोनॉमी। जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, हमें यहां पर ये बताना है। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट यहां पर रूल फॉलो करवाती है। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एक्ट एज द सेंट्रल अथॉरिटी एंड सोल डिसीजन मेकर। मतलब यहां पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सोल डिसीजन मेकर है, वो कौन है, वो है एक्चुअल में गवर्नमेंट। क्लियर? अब गवर्नमेंट यहां पर क्या क्या करती है इसे समझो। रिसोर्स एलोकेशन, अब जो भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना उसका डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है प्लान्ड इकोनॉमी में। सो गवर्नमेंट यहां पर पहला काम यही कर रही है, रिसोर्स को एलोकेट कर रही है। द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल ऑल मेजर रिसोर्सेज दैट इज लैंड एंड फैक्ट्रीज। तो जितनी भी लैंड्स हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी दूसरे रिसोर्सेज हैं, उन सभी का ओनर कौन है, स्टेट है, और वही डिसीजन लेगी कहां पर क्या एलोकेट करना और नहीं करना है। क्लियर? ये हो गया पहला रूल गवर्नमेंट का। दूसरा रूल है प्रोडक्शन डिसीजन, मतलब जो प्रोड्यूस करना है उसका डिसीजन भी कौन ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। इट डिटरमाइन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड सेट्स स्ट्रिक्ट टारगेट फॉर इंडस्ट्रीज। मतलब गवर्नमेंट ने यहां पर क्या करा, ये बताया कि क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर कितना प्रोड्यूस करना है ये भी गवर्नमेंट ने बता दिया, और स्ट्रिक्ट टारगेट सेट कर दी कि इतना ही प्रोडक्शन करना है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। क्लियर? सो ये एक और रूल हो जाता है। फिर बात आती है प्राइस कंट्रोल की। प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट बाय द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। सो यहां पर मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए हैं प्राइसेस। और इसी ये सारी चीजें जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के फंक्शन जो है, रोल्स जो है वो आपको दिखाई दे जाते हैं। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? सो आई थिंक आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, जो प्रॉब्लम होती है ऑफ चॉइस। क्योंकि हमने देखा कि जो रिसोर्सेस है वो कैसी है, लिमिटेड है, और जो नीड्स है और वांट है वो अनलिमिटेड है। तो उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में समझ चुके हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।